स्वागत है आप सभी का हमारी इस एनसीईआरटी सीरीज़ में, जिसमें हम लोग बहुविकल्पी जो पर्सन होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट, इस बार आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें जो क्राइटेरिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वो बढ़ गया है। तो आपके कंप्लीट साइंस के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं रहेगा। ठीक है, इसी के संबंध में हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, पार्ट नंबर आपका 2 है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल क्षार और लवण, और इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे एक एक को। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपका क्या होता है जब एक पर्क नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि कौन कौन है, एक अम्ल है और एक अक्षार है। जब भी कोई अम्ल और अक्षार आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक लवण बनता है और वहाँ पे हीट यानी कि जो उष्मा है वो बाहर निकलती है, यानी कि ये अभिक्रिया आपकी उदासीनी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें देखिए, जब कोई अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपका पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। और जब से सबसे लास्ट वाला देखिए, लवण का निर्माण होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, आपका करेक्ट है। तो इसका मतलब इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या क्या है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, तो निम्न में से किस विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमित हो जाएगा, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इसमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि इसने कहा कि उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उल्टा। देखो यहाँ पे लाल क्या हो रहा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाल नीले में बदल रहा है। इस लाइन में ध्यान से देखें तो इसने कहा है उल्टा करना है आपको, यानी कि नीला किस में बदले, लाल में। तो नीला लाल में कब बदलेगा, ऑप्शन देखिए, बेकिंग पाउडर है, चूना है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन है आपका। तो बेकिंग पाउडर ये भी क्षार होता है, चूना अक्षार्य गुण है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन आपका ये भी क्षारीय गुण है। तो इसमें सिर्फ एक बचता है आपका, और वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो, अब यहाँ पे आपको कैसे ध्यान रखना है, आप नॉर्मली क्या करें, नॉर्मल एक नाम होता है, ठीक है ना, उसको नाम को आप ऐसे लिख लें और उसको समझ लें, अनिल। ठीक है, ए का मतलब होता है इसमें अम्ल, और अम्ल क्या करता है, नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है। ये याद रखिए, तो इसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचलन का मतलब होता है निर्माण के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली से गुजारा जाता है। चलिए, ये तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी कैल्शियम क्लोराइड आ जाएगा वहाँ पे आपको क्या होता है, हमेशा वो गैस को जो नमी होती है ना उसको हटाने के लिए यूज किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। देखिए, ऑप्शन देखिए कौन कौन से आपके पास, नीला थोथा है, दूसरा आपके पास बेकिंग सोडा है, तीसरा आपके पास क्या है भाई, धावन सोडा है, और नंबर 4 पे आपका जिप्सम है। तो चलिए पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो नीला थोथा होता है वो होता है आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट, और इसमें 5 जल के मॉलिक्यूल यानी कि 5 H2O होते हैं, तो इसमें तो है। उसके बाद में फिर बात करते हैं आगे कौन आता है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में कोई क्रिस्टिकल जो होता है आपका नहीं होता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। धावन सोडा की बात करते हैं तो धावन सोडा आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, धावन सोडा होता है आपका Na2CO3, और इसके साथ में 10H2O यानी कि जल के 10 अणु इसमें होते हैं। और एक और आपका बच जाता है, उसको भी देख लेंगे आप ध्यान से। सबसे लास्ट वाला क्या है भाई, आपका जिप्सम। और जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम क्या होता है आपका CaSO4, और यहाँ पे 2 H2O इसमें आ जाते हैं, यानी कि हम डी की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी जल है, धावन सोडा में भी है और नीला थोथा में भी है। तो जिसमें नहीं है उसका नाम क्या हो गया आपका, उसका नाम हो जाता है यहाँ पे बेकिंग सोडा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए, उसके बाद में चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है। बिल्कुल सही बात है, सोडियम कार्बोनेट कैसा होता है, बेसिक होता है, क्योंकि यह लवण है। देखिए, इसमें ऑप्शन देख लेंगे आप क्या क्या है। प्रबल अम्ल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, प्रबल अम्ल हो ही नहीं सकता। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार ये भी नहीं होगा।
देखिए आपको यहाँ पे ये समझना है, जो सोडियम होता है ना, सोडियम कहाँ से आएगा, सोडियम आएगा आपका NaOH से, ऐसे समझिए, ठीक है। और जो NaOH होता है ये आपका प्रबल अक्षारक होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो बस आप इसमें प्रबल अक्षारक ढूंढ लीजिए। ये आपका 2 ऑप्शन में है, ए में भी है और आपका डी में भी है। देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन जो ए है आपका वो प्रबल अम्ल है, उसमें प्रबल अम्ल होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं आगे, छठे की बात करेंगे। दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जानते हैं आप कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, यानी कि Ca3 ऐसे होता है, PO4 का होल ट्वाइस, ये होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। यानी कि हमारा जो जबड़ा होता है ना उसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आपको ध्यान रखना है, इसकी प्रकृति अक्षारीय होती है। हमारा जो दांत का जो जबड़ा है ना, इसमें इसकी जो प्रकृति है वो आपकी अक्षारीय होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 में क्या क्या दे रखा है, मर्दा के, ठीक है ना, ये वाले देखेंगे। मर्दा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया और इसे स्थिर छोड़ दिया गया, कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। स्वच्छ अधिफल विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है, चलिए कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच के पत्र को हरा नीला कर देगा, देखिए उल्टा कौन करेगा, उल्टा करेगा। अगर वो एसिडिक है तो उस वहाँ पे क्या चाहिएगा, एंटासिड चाहिएगा आपको, यानी कि प्रति अम्ल चाहिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय पदार्थ बढ़ता हुआ सही क्रम देता है। देखिए इस क्वेश्चन में 8 में आप सिंपल से एक बात ध्यान रखिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, HCl, ठीक है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बस ये ध्यान रखिए। तो कौन से में है, देखो 2 ऑप्शन में है भी, एक आपका ए में दिखाई देगा, एक आपको सी में दिखाई देगा, लेकिन आपको ये भी याद रखना कि बढ़ता हुआ क्रम आना, ठीक है। तो सबसे कम जल के बाद एसिटिक एसिड और उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका सही हो जाएगा। जबकि अगर सी की बात करेंगे ना, तो जो जल है वो एसिटिक एसिड से ज़्यादा अम्लीय नहीं हो सकता, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए ध्यान से 9 की बात कर लेते हैं। 9, ठीक है, जब कोई बच्चा प्रैक्टिकल करता है और उस टाइम कोई ऐसी घटना हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से देखेंगे। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए इसको सिंपल है, समझिए। अगर कोई CONC है ना, कंसनट्रेटेड कोई एसिड है आपका, सांद्र अम्ल है, तो अम्ल को किसके द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाएगा, जो आपका अम्ल है उसको उदासीन करने के लिए आपको एक अक्षार की जरूरत पड़ेगी। या इसको यूँ समझ लीजिए कि अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए आपको एक अक्षार की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए अब ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से हैं। हाथ को लवणीय जल से धोएं, नहीं ये नहीं हो सकता। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें, ये हो गया आपका। उसके बाद में एक ऑप्शन हो रहा है, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लगाएं, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन नहीं लगाएंगे। उसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक प्रबल अक्षार होता है। देखिए समझिए बात को, ये क्या है, प्रबल अक्षार, और वहाँ पे प्रबल अम्ल पहले ही है। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल अक्षार मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे लवण बनेगा और लवण के साथ बहुत अधिक मात्रा में हीट यानी कि उष्मा बाहर निकलेगी, और जितनी उष्मा बाहर निकलेगी उतनी वहाँ पे जलन होगी। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम वहाँ पे एक ऐसे बेस का यानी कि ऐसे अक्षार का इस्तेमाल करें जो दुर्बल हो, यानी कि जिससे जलन महसूस ना हो। तो वो होगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद में बात करते हैं आगे, आपका 10वां क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है, बस आप ही समझ लीजिए वो गैस होगी कौन सी। सबसे पहले कौन कौन है आपके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए सोडियम हाइड्रोजन और आपका कार्बोनेट, कौन मिला रहे हैं उसमें, हम मिला रहे हैं उसमें हम एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है आपका, CH3COOH, ये होता है आपका एसिटिक अम्ल। होता क्या है, जब कोई अम्ल होता है ना, तो अम्ल में से हमेशा H बाहर जाता है, यहाँ से ये H हो जाएगा बाहर, ये निकल गया बाहर, ठीक है। जैसे H बाहर निकला तो वहाँ पे क्या बच गया आपका CH3COO, और उसके स्थान पे H के स्थान पे आके बैठ जाएगा आपका Na। क्लियर हुई यहाँ तक बात, यानी कि आपका क्या बन गया, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा आपका CH3
COONE, ठीक है ना, इनके सोडियम एसीटेट बन गया। उसके बाद में सोडियम एसीटेट, जहाँ पे भी बस आप एक बात याद रख लीजिए, जहाँ पे भी आपको कार्बोनेट दिख जाए ना CO3, अगर कहीं पर भी CO3 दिख जाएगा तो हमेशा आपको याद रखना कि वहाँ से केवल और केवल CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर निकलेगी ऑलवेज। ये आपको ध्यान रखना है कि क्या बाहर जाएगा वहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर चली जाएगी। देखिए अब ध्यान से ऑप्शन क्या क्या है, ये तो वहाँ पता ही लग गया कि हमने क्या बाहर निकलेगा वहाँ से, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। उसके बाद में क्या है, ये है चूने के पानी कर देती है, हाँ भाई बिल्कुल करेगी। ये है जलती हुई तीली को बुझा देती है, बिल्कुल बुझा देती है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगा वहाँ पे कोई चीज़ जल नहीं पाएगी। और उसके बाद में यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, बिल्कुल घुलेगी। और सबसे लास्ट वाला, इसमें अरुचिकर गंध होती है, यानी कि इसमें स्मेल होती है, तो नहीं, इसमें स्मेल नहीं होती, क्योंकि हम लोग खुद भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो इस वजह से इसमें कोई गंध नहीं होती। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर तरफ जाएंगे हम 11 की तरफ। क्या कह रहा है, देखते हैं ध्यान से। सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण के में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। देखो सीधी सी बात है भाई, हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रसोई में, तो हमारी रसोई में दो चीज़ें मुख्यतः मिल जाती हैं, धवन सोडा, ठीक है, और आपका बेकिंग सोडा, बस, ठीक है। भुजा चूना, चूने का कोई काम नहीं है रसोई में खाना बनाने में, और विरंजक चून, ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है, क्योंकि विरंजक चून क्या करता है, आपका रंग उड़ाने की काम आता है और कुछ नहीं है। क्लियर होगी यहाँ तक बात। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इसके अन्य अवयव हैं। देखो भाई, यहाँ मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। दो चीज़ें हैं, एक आपका आपने सुना होगा बेकिंग सोडा, ठीक है, और एक सुना है आपने बेकिंग पाउडर। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तरफ तो आप ले लीजिए सोडा, ठीक है, ऐसे बेकिंग सोडा, और दूसरी तरफ ले लीजिए बेकिंग पाउडर। क्लियर होगी बात। तो जो बेकिंग सोडा होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी कि Na2CO3 होता है, और कुछ नहीं होता है। जबकि जो बेकिंग पाउडर होता है, इसमें 3 अवयव होते हैं, ठीक है। एक तो यही हो जाएगा, यानी कि Na2CO3 हो जाएगा। दूसरा वहाँ पे हो जाता है टार्टरिक एसिड, क्या हो जाता है भाई, टार्टरिक एसिड हो जाएगा। और तीसरा हो जाता है उसमें स्टार्च कॉर्न, या कॉर्न स्टार्च जिसको हम बोलते हैं, या अगर हम सीधी सीधी भाषा में कहें, जो मक्का होता है ना, मक्के का जो पाउडर होता है वो इसमें मिला रहता है। तो आप समझ में आ गया होगा, बेकिंग सोडा में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होगी, Na2CO3, जबकि जो बेकिंग पाउडर है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। बेकिंग सोडा भी ये तो हो गई होगा आपका Na2CO3, टार्टरिक एसिड हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा, जो मक्का होता है, ठीक है, जिसको हम कॉर्न बोलते हैं, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल इसमें होता है। तो 3 चीज़ होगी। अब आप लोग अपने ऑप्शन में जाइए, और ऑप्शन में जाने के बाद देखिए वहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सा है आप ढूंढ लीजिए, खुद पता लग जाएगा कौन सा है और कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ठीक है, टार्टरिक एसिड। क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम करने के लिए किए जाने वाले टूथपेस्ट, है ना, की प्रकृति कैसी होती है। देखो भाई, ऐसी है बात, सीधा सीधा से समझिए। हमारा जो जबड़ा होता है ना, ठीक है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय। और अगर हमारा टूथपेस्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो बाई चांस अम्लीय हो जाए, समझिए बात को, तो अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे, ठीक है ना, और हमारा जो जबड़ा है वो धीरे धीरे डिके होता चला जाएगा, यानी कि कम होता चला जाएगा। तो इसी वजह से जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं, ठीक है ना, वो कैसे होने चाहिए आपके, वो भी आपके क्षारीय ही होने चाहिए। अगला नेक्स्ट देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 14 है। एक अम्ल और एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखिए भाई ध्यान से, pH जितनी ज़्यादा होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, गलत, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। pH जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, ये सही है। pH जितनी कम होगी क्षारक उतना प्रबल होगा, ये भी गलत है, ठीक है। और pH जितनी कम होगी क्षारक उतना दुर्बल होगा, ये आपका सही है। इनके सेकेंड एंड फोर्थ देख लीजिए, जिसमें भी होगा वही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। पाचन के दौरान
ध्यान रखिए पाचन के दौरान जो जठर रस का मतलब होता है भाई गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, की पीएच होती है। आपको ये ध्यान रखना, जो आपका जठर रस होता है, ठीक है, क्या होता है भाई आपका जठर रस, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, जठर रस में क्या क्या होता है हमको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना, इसमें होता है आपका HCl, और HCl क्या होगा, एसिड, ठीक है। और जो एसिड होता है उसका पीएच हमेशा हो जाएगा आपका 7 से कम, तो 7 से कम इसका पीएच हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट इसमें आपको नहीं होगा। और इसके अलावा और भी इसमें कुछ होता है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है आपको ध्यान रखना, इसमें आपका पेप्सिन होता है और इसमें आपका लाइपेज भी होता है। खैर हमें केवल इतना ध्यान रखना कि जठर रस का पीएच कितना होता है, तो जठर रस में क्या होता है, अम्ल होता है हमारा, और अब जब अम्ल है तो उसका पीएच ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 16, जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो कौन कौन सी होगी। देखो भाई सीधी सी बात है, जब अम्ल को हम लोग मिला रहे हैं तो कोई भी अम्ल होगा वो हमेशा हाइड्रोजन आयन देगा ही देगा, क्योंकि अम्ल वही है जो हाइड्रोजन आयन दे, पहली परिभाषा के अनुसार। और उसके बाद में जब आपको ध्यान रखना, जल में अम्ल हम लोग मिलाते हैं तो उसको डिस्टिलेशन बोलते हैं, यानी कि तनुकरण बोलते हैं, तो वो प्रक्रिया तनुता कहलाएगी। देख लीजिए, तो एक आयनीकरण हो जाएगा और दूसरा आपका तनुता हो जाएगा, ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट। इसके बाद में आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर जाएंगे। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्लक्षार सूचक यानी कि इंडिकेटर प्रयुक्त कर सकते हैं। देखिए जब पहले ही वहाँ पे एक समस्या है कि बच्चा कैसा है हमारा, दृष्टि दोष से युक्त है, यानी कि वो देखने में दिक्कत है, उसको सीधा सीधा समझिए, तो लिटमस पेपर का टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें भी देखना पड़ता है, हल्दी में भी देखना पड़ेगा, लिटमस में भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट हो सकता है, यानी कि वैनिला सत की जो बात करें, एसेंस की बात करें, क्योंकि ये क्या होता है, ये स्मेल के द्वारा होता है, ठीक है। तो जब कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो वो स्मेल के द्वारा पता कर पाएगा कि एसिड है या बेस है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए 18, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई 18वां। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दोनों अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वो देगा जिसमें होगा कार्बोनेट आयन, सीधा सीधी बात, ठीक है। अब देखिए जो मार्बल है आपका, जो चूना पत्थर है, इन दोनों का सूत्र एक ही होता है, CaCO3, ऐसे समझिए। तो इसमें तो CO3 है तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो देखिए बेकिंग सोडा में भी आपको पता है Na2CO3 है, तो वो भी दे देगा, ठीक है। एक बचता है बस आपका चूना क्या होता है, CaO, इसमें CO3 नहीं है, तो सीधी सी बात है ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर देख लिए 19, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है। देखिए ये बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अम्लीय प्रकृति का वो होगा जिसमें अम्ल होगा, और अम्ल किसमें, अम्ल होता है भाई नींबू के रस में, सिट्रिक एसिड होता है, ये आपको पता है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की इसमें जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद में फिर चलिए, ये परिपथ आपको सही नहीं दिख रहा है, इसको क्वेश्चन को बाद में करेंगे, ठीक है ना। गोल्ड को घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, गोल्ड को घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहला वाला, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीसरा आपका नाइट्रिक अम्ल, और चौथे नंबर पे क्या है भाई आपका एक्वा रेजिया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर गोल्ड है यानी कि सोने को घोलने के लिए एक्वा रेजिया का इस्तेमाल किया जाता है। और एक्वा रेजिया क्या होता है, एक पावरफुल मिक्सचर होता है दो अम्ल का, ठीक है ना। दो अम्ल कौन कौन से हैं वो, एक तो होता है HCl और एक होता है आपका HNO3। इनको क्या करते हैं, 1:3 के अनुपात में मिला लेते हैं, और जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण का नाम होता है एक्वा रेजिया, जिसको हिंदी में अम्लराज कहते हैं। तो ये घोल देता है गोल्ड को भी, इतना पावरफुल होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। और चलिए इसके बाद में बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आ चुका है तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या क्या है, विद्युत अपघट्य के द्वारा विद्युत चालकता, ठीक है ना, के प्रदर्शन के प्रयास के, ठीक है ना, लिए निम्नलिखित उपकरण लगाया गया है। देखिए उपकरण में क्या क्या है, आपको बल्ब दिख रहा है, इसमें बल्ब है, यहाँ पे आपका स्विच लगा हुआ है, बीकर है, कील है, ठीक है ना,
बैटरी भी है, तो इसमें बल्ब चमकेगा या नहीं चमकेगा? तो भाई सीधी सी बात है, इसमें बल्ब नहीं चमकेगा। क्यों? क्योंकि ये परिपथ पूरा ही नहीं है। इसमें आपको कहीं पे भी ये नहीं पता लगेगा कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, ठीक है ना। जबकि परिपथ पूरा होने के लिए पॉजिटिव निगेटिव का इंडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये हो ही नहीं पाएगा। इसके बाद में आपके कितने क्वेश्चन रह गए हैं? चलिए आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है, ठीक है ना। कौन खनिज अम्ल नहीं है? तो देखिए 3 खनिज अम्ल होते हैं मुख्यतः हमारे, HCl, HNO3 और भाई H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारे 3 होते हैं। तीनों ऑप्शन में हैं, तो बस जो ऑप्शन में नहीं है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए कौन कौन है इसमें। एक सिट्रिक एसिड है, ठीक है, सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, तो ये खनिज अम्ल आपका नहीं है। उसके बाद में अगला देखिए 23वां कि निम्नलिखित में से कौन एक अक्षारक नहीं है, यानी कौन अक्षार नहीं है। देखिए अक्षार वो होता है जिसमें OH पाया जाता है, तो सीधी सी बात देखो, इसमें भी OH है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन OH तो इसमें भी है, लेकिन ध्यान रखनी ये एथिल अल्कोहल है, ठीक है। ये क्या है आपका? एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल कोई अक्षार नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये बात सही है, देता है, कोई डाउट नहीं है। प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से विक्रिया करके लवण और जल देता है, इनके बी की बात करें तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है भाई, ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक धातु ऑक्साइड क्रिया नहीं करता, जैसे BeO की बात करते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड, तो ये ना लवण देता है, ठीक है ना, और ना ही आपका जो कह रखा ना लवण और अम्ल देता है, तो ये नहीं देता है, तो प्रत्येक धातु ऑक्साइड नहीं देगा, यही ऑप्शन इसमें अलग है, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए मिलान करना है, सीधी सी बात है, कौन किसका इस्तेमाल होता है सबको पता है। ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है वो रंग उड़ाने के काम आता है, कोई डाउट नहीं है। बेकिंग सोडा ये एंटासिड यानी कि प्रति अम्ल का काम करता है। देखो प्रति अम्ल का मतलब होता है वे पदार्थ जो अम्ल की सांद्रता को कम करने का काम आता है, यानी कि जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो एसिडिटी को घटाने के लिए जो पदार्थ काम करते हैं उनको एंटासिड यानी कि प्रति अम्ल बोलते हैं। उसके बाद में क्या बचा आपका? धावन सोडा, ठीक है, ये आपके कांच निर्माण में आ जाएगा। और बचा आपका सोडियम क्लोराइड, देखो नाम में ही क्या है आपका, ध्यान से देखिए नाम में क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें Na भी है और Cl भी है, तो ये आपका क्लोरीन उत्पादन में काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस यहाँ पे जाके मैच कर जाएगा, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में और क्या बचता है? इसके बाद में आपका बच रहा है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है कि समान सांद्रता वाले, ध्यान से देखते हैं भाई, समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो एक तो है आपका HCl, ठीक है, और दूसरा है NaOH, ये दोनों आपस में मिला दिए और मिलने के बाद जो परिणामी विलयन होगा, इनके जो सबसे लास्ट में क्या बनेगा, उसका रंग कैसा होगा? देखो भाई ये तो हो गया आपका HCl यानी कि अम्ल, और ये होगा क्षार, दोनों, ये प्रबल अम्ल ये प्रबल अक्षार, दोनों के दोनों प्रबल है। तो जब अम्ल और अक्षार आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे बनते हैं लवण, वहाँ बनता है जल, ठीक है। और जो लवण होते हैं वो हो जाएंगे आपके मोस्टली उदासीन, ठीक है, और उदासीन उन्हें बोलते हैं जिनका pH 7 के आसपास होता है। अब ऑप्शन देख लीजिए, पता लग जाएगा कौन कहाँ है और कहाँ नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है लाल, लाल कहाँ है? ये यहाँ पे है, ठीक है, लाल आपका यहाँ पे है, तो जो लाल है तो प्रबल अम्ल है। पीला, पीला भी आपका अम्ल में आ रहा है। नीला आपका अक्षार पे जा रहा है, तो क्या बचा? बस पीला और हरा बचता है, पीला और हरा यहाँ पे मिश्रण आ रहा है, क्लियर, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्या है? HCl को जल से गुजारती हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है? विलयन आयनित HCl को जल से गुजारते हैं, तो ऑप्शन क्या है? देखिए यह विलयन में आयनित नहीं होता क्योंकि एक सहसंयोजक यौगिक है। अच्छा जी, दूसरा विलयन में आयनित होता है। देखिए भाई सीधी सी बात है, जो HCl है ये आपका विलयन में आयनित होगा, यानी कि H+ और Cl- इसमें टूट जाएगा। और जल क्या होता है? जल होता है आपका
H2O, तो जैसे ही कोई H प्लस H2O के साथ आ जाता है ना, तो वहाँ बना लेता है वो H3O प्लस, और H3O प्लस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके करेक्ट बैठेंगे अगर आप ध्यान से देखें। एक आपका ऑप्शन सेकंड, क्योंकि आयनित होने का मतलब क्या है, अपने आयनों में टूटना, तो ये अपने आयनों में टूटता है। और उसके बाद में हाइड्रोनियम आयन कहाँ पे बना रहा है, तो चौथे वाले में हाइड्रोनियम बन रहा है। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ जिस ऑप्शन में हो जाए वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 28, देखिए अम्ल के बारे में बात कर रहा है, अम्ल की पहचान क्या होती है। ठीक है, मैंने अभी इसी वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि अम्ल क्या करते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है ना, अम्ल, मैंने आपको एक नाम दिया था वहाँ पे, अनिल। ठीक है, यानी कि अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल में करते हैं। तो नीले को लाल में देख लो कहाँ पे हो रहा है। ठीक है ना, दो ऑप्शन दे रखे हैं बाद वाले, एक ये और एक ये, लेकिन जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं अक्षार। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में कौन कौन उपस्थित होंगे। ये क्वेश्चन अभी अभी आप लोगों ने किया है। ठीक है, ये वही है जो आपको क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहे हैं ना, HCl, तो जब इसका आप क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए, तनु जलीय विलयन। अब जलीय विलयन का मतलब क्या होता है भाई, H2 होगा वहाँ पे, ये H प्लस होगा, Cl माइनस होगा, तो H आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा आपका, जब ही बना था हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और एक इसमें क्लोरीन आयन होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट बात करते हैं सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोर अक्षारक प्रक्रम के सही प्रदर्शन को पहचानिए। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो बोल रहे हैं ना क्लोर अक्षार प्रक्रम, यानी कि ये क्या होता है। ठीक है, इसको कैसे बोलते हैं, कैसे इसकी हम लोग पहचान करते हैं, क्या ये होता है। तो देखो सीधी सीधी सी बात होती है, हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, NaCl, नंबर 2 आपका जल। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों का जो जलीय विलयन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, और करंट जैसे हम छोड़ते हैं तो करंट छोड़ने पर उस अभिक्रिया में NaOH का क्लोरीन का निर्माण होता है। अब ध्यान से देख लीजिए NaOH और क्लोरीन का निर्माण कहाँ कहाँ हो रहा है, और आपको ये भी ध्यान रखना क्योंकि इसमें ही आपको ये चीज़ मेंशन कर दी जाती है कि विलयन कैसा होगा, जलीय। ठीक है, जलीय को का मतलब होता है AQ, एक्वस। ठीक है, ये पहचान होती है। चलिए अब देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही बैठता है। पहले वाले में NaCl है, लेकिन इसमें L है, L का मतलब होता है लिक्विड, तो पहले वाला हो जाएगा आपका गलत। दूसरा NaCl AQ, सही बात है, लेकिन H2O के आगे AQ नहीं लगता। देखो ये H2 है ना, इसके आगे AQ लिख रखा है, AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय, ये पहले ही जलीय है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। तीसरा NaCl AQ दे रखा है, ठीक है, H2O L दे रखा है, ये भी ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में NaOH AQ, सही बात होगी। Cl AQ, देखिए पहले तो बात आपको ध्यान रखना, Cl जो है, ठीक है ना, Cl क्या होती है, गैस। H2 भी क्या होती है, H2 भी होती है आपकी गैस, और जो गैस है वो एक्वस कैसे हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपके सारे ऑप्शन, ऊपर के तीनों ऑप्शन हो जाएंगे गलत, और आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन बचता है शेष, ठीक है बच्चों, वो बचता है आपका डी वाला, यानी कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपके जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर में जितने भी आपके MCQs हैं, ठीक है, MCQs जो आपके हैं, यानी कि जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उन सब को NCERT का पूरा निचोड़ लेकर के हम लोग आ रहे हैं। प्रयास हमारा ये है कि आप लोग जो आपका स्कोर है 20/20 उसको आप लोग अचीव करें, अच्छे मार्क्स लेके आएँ, ये हमारा उद्देश्य है। और आपका यूपी बोर्ड, चूँकि आपका 15 फरवरी के आसपास जो हैं आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहे हैं, इनके शुरू होने जा रहे हैं, तो आप तब तक अपने जितने भी MCQs हैं, साइंस में हम लोग गारंटी है, साइंस में हम कराएंगे। और साथ के साथ मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि हम लोग 12th और 10th
ठीक है ना। इन दोनों की तैयारी कराएंगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम की। प्रयास हमारा यही रहेगा, जो साइंस होती है आपकी 10th में तो साइंस है, साइंस के साथ मैथ भी, और 12th में भी इसी प्रकार से आपका टोटल जो PCM है उसको हम तैयारी कराने का अपना पूरा प्रयास करेंगे जितना हमको समय मिलेगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई अलग से किसी टॉपिक में 10th में 12th में इनकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमको, ठीक है भाई, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जैसे ही हमको समय मिलेगा हम आपकी समस्या का पूरा समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और प्रयास कीजिए कि आप लोग अधिक से अधिक मार्क्स अचीव करें।